ओके, हम वन बाय वन सब पे बात करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल। लेट मी रिवाइज द कंसेप्ट कि हम पहले जान चुके हैं कि जो आपके पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक न्यूक्लियस के अराउंड वो सर्कुलर शेप में मूव करते हैं, तो उन्हें हम शेल कहते हैं। और शेल की वो सर्कुलर शेप होती है जिन्हें आप शेल भी बोलते हो, जिन्हें आप ऑर्बिटल भी। वो क्योंकि उनकी फिक्स एनर्जी होती है तो आप उन्हें एनर्जी लेवल भी। ऑलराइट, अब वो जो एनर्जी लेवल है वो एक पाथ है जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, वो भी आगे फर्दर डिवाइडेड होता है अपनी एनर्जी की बेसिस पे, जिन्हें हम सबशेल्स बोल। ठीक है, लेट मी रिवाइज इट अगेन कि आपने जब आपके पास डिस्टिंग्विश आ जाए या डिफरेंस का वर्ड आ जाए तो आपने डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। लाइक फर्स्ट यू हैव अ शेल। शेल को आप इस तरह से लिखोगे, द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स around the nucleus revolves around the nucleus revolves around the nucleus in a circular path having fixed energy that is called as shell। यानी जिन्हें आप शेल बोलते हो, they are represented as K, L, M and N। शेल बेसिकली क्या होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है जिन्हें आप शेल। ऑलराइट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अदली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। इसी के साथ जब आप सब शेल की बात करते हो, शेल, ओके, शेल is further divided is further divided further
divided into various energy levels into सब energy levels कि एक जो शेल है जिसकी फिक्स्ड एनर्जी है वो नेक्स्ट आपके पास, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमने बहुत ही पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, उसे आप शेल का नाम। जब हमने मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक मॉडर्न थ्योरीज के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि वो रीजन्स की फॉर्म है। तो बेसिकली हम उन रीजन्स को सब शेल्स का या सब एनर्जी लेवल, जैसे एक पाथ है जो इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, एक न्यूक्लियस के अराउंड एक पाथ है और इलेक्ट्रॉन उसको फॉलो कर रहा है, उस पूरे पाथ को आप शेल कहोगे और उसी पाथ के डिफरेंट पॉइंट्स को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट होगी, तो आप उसे सब शेल। तो शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल कॉल्ड एज सब शेल, जिन्हें आप सब शेल कहते हैं। अब आपको मैंने इनकी बताई थी रिप्रेजेंटेड एज एच पी डी एन एफ, जिन्हें आप एस पी डी एन एफ के साथ रिप्रेजेंट कर। तो ये बेसिकली आपके पास डिफरेंस है, शेल का डिफरेंस है आपके पास शेल का एंड सब शेल। आपने बिल्कुल इसी तरह लाइक अगर डिस्टिंग्विश आ जाए या डिफरेंस का फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो आपने साइड बाय साइड चीजों को लेकर चल। देन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एन एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। ये कब होता है? जब इसके अंदर जो पॉजिटिव की अमाउंट है उतनी ही नेगेटिव की अमाउंट है। यानी आप सिंपली इसको आप जनरल भी कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं, ठीक है। आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना कि एक एटम या कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे। उसमें चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होंगे बट वो इक्वल अमाउंट में होंगे और वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो इट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, like if you like to say, let me tell. Yeah, the second question is, an atom is electrically neutral because it has an equal amount of positive charge, a positive charge particle, or you may also say a proton. It has an equal amount of proton carrying the positive charge. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, carrying the positive charge, and electron carrying a negative charge. An atom is electrically neutral because it has an equal amount of positive charge, proton, which is basically a proton, and then electron carrying a negative charge. An atom is electrically neutral because it has an equal amount of proton. अब इसको अपने आंसर्स को और इनहेंस करने के लिए आप यू कैन गिव यू एन एग्जांपल, कि आप एग्जांपल दे सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास लेट मी से कार्बन है, कार्बन है और कार्बन में कह सकती हूँ कि 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तो बच्चे वो सी यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये जीरो न्यूट्रल है, चार्ज ओवरऑल जीरो है। ओवरऑल जीरो का क्या मतलब है कि इसमें जो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है। आपने ये बताना है कि वो प्रेजेंट हैं बट वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, ओके। देन यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल, कि आपके पास एन शेल में कितने सब शेल्स हैं। या आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड देन यू हैव अ थर्ड वन।
number of subshells, number of subshells in ant shell. So as we already know कि आपके पास, जैसे हमने पढ़ा था कि आपके पास जो के शेल है उसमें एक ही सब शेल आएगा एस। देन फिर हमने बात की थी कि जो नेक्स्ट शेल है एल, वो आगे फर्दर दो सब शेल्स में डिवाइड होता है एस एंड पी। आपके पास एन सब शेल्स होते हैं जो कि आगे थ्री सब शेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं एस पी एंड डी। एंड देन आपके पास जो एन सब शेल है वो आपके पास फोर सब शेल्स में डिवाइड है, फोर एस पी डी एंड एफ। ठीक है, अब हमने एक और बात की थी कि हमने क्या करना है। अब इस एस को आपने इस एस से हमें कैसे पता लगेगा, लाइक वैसे तो ऑफ कोर्स के देखने से हमें पता लगता है, बट अगर आप उसको पेपर में ड्रॉ करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा। हम उसके साथ सब शेल्स के साथ शेल का नंबर, जैसे हमारे पास के शेल है तो हम इसके साथ के का नंबर 1 है तो हम इस सब शेल्स के साथ उसके नंबर लिखते, क्योंकि 1 शेल है उसका आगे सब शेल है। एल में भी हम ऐसे ही करेंगे कि ये सेकंड सब शेल था, ये फर्स्ट सब शेल था, एल हमारे पास सेकंड सब शेल था, हम इसके साथ 2 लिख देंगे कि 2s एंड 2। लाइकवाइज आपके पास M3s 3p एंड 3t। ऑलराइट, इस बात से ये प्रेजेंट हो जाता है कि ये सब शेल इस शेल के है। इसी तरह n के साथ हम 4 लिखेंगे तो ये आएगा 4s फिर p d एंड 4f। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा लाइक ये आपके पास आ गया। आपने जब सिंपली बच्चे क्या गलती करते हैं वो यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ कि n है, n के बड़ी कैपिटल आना चाहिए, n के यानी 4s आपने 4 लाजमी लिखना। लाइक आपको तो पता है कि n में s p d एंड f आते हैं, बट वो n के हैं तो आप उसके साथ उसका नंबर लिख दोगे। अगर आप उसके साथ s p d एंड f सिंपल आप ये लिख दोगे कि ये आपके पास सब डिजिट्स हैं, ये सॉरी ये सब शेल हैं आपके पास, तो ये आप क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपने आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपने इसके साथ इसका उसका जो शेल नंबर है वो भी आपने लिखना है। मैं बता रही थी कि आपके पास जो शेल और सब शेल्स होंगे, आपका जो शेल के साथ, लाइक ये बात तो आपको क्लियर होगी, तो क्या ये बात क्लियर है कि जो शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, के में एस होता है, ये बात आपको पता हो, लाइक ये बात आपने खुद याद रखनी है कि आपके पास के में एस होंगे, एल में एस एंड पी सब शेल है, एम में एस पी एंड डी है। अब हम क्या करते हैं, हमने इनको डिस्टिंग्विश करते हैं कि अगर तो ये एम के हैं तो इसके साथ 3 आएगा क्योंकि एम हमारे पास 3 नंबर है और हमने उसके सब शेल्स को रिप्रेजेंट किया। क्योंकि शेल्स तो हम लिख सकते हैं के एल एम एन एफ, ऑलरेडी के एल एम एन ओ पी, सॉरी के एल एम एन ओ पी, ये सारे आपके पास शेल्स हैं। बस आगे क्या होता है कि जब इसके सब शेल्स के पास हमारे पास एक ही डिवीजन है एस पी डी एन एफ, तो अगर हम एस पी डी एन एफ लिख रहे हैं तो हमने उसके साथ इसके शेल नंबर लाजमी लिखनी है ताकि हमें पता लग जाए कि वो एक एस है, वो किस शेल से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे 4s 4p 4d एंड 4d एंड 4f आ जाएगा। ये आप सिंपली एस पी डी लिख दोगे तो वो इट्स नॉट इनकरेक्ट। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव नोटेशन फॉर द सब शेल ऑफ द एम शेल। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अब आपने एन शेल्स के बारे में बताया, ओके ये बात रिपीट हो रही है कि आपने अब क्या बताना है, आपने एम शेल ये सब शेल्स एम शुड बी द कैपिटल। अगर मैं कभी यहाँ पे बोर्ड के ऊपर
कार्बन को और शेल नंबर को बहुत स्मॉल लिख दूं तो आपने कॉपी नहीं करना, लाइक मे बी मैं बहुत तेजी में स्मॉल लिख देती हूँ, बट आपने उसको स्मॉल नहीं लिखना, आपने कैपिटल ही, ठीक है? ऑलराइट, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास जो शेल्स हैं वो आगे फर्दर सब शेल्स में डिवाइडेड हैं। जैसे के है, आपके पास एक शेल है के, वो आगे उसमें सब शेल्स प्रेजेंट है, सब एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है। उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? एस पी एंड पी का। के है एक शेल है, उसके अंदर एक ही सब शेल प्रेजेंट है जिन्हें हम एस का नाम। देन आपके पास एक शेल आता है एल, उसके आगे फर्दर सब शेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम एस एंड पी कहते हैं। हम उसके अंदर हम कहेंगे कि 2 सब शेल्स हैं। अब आपके पास एम है तो उसके अंदर एस पी डी ये 3 सब शेल्स प्रेजेंट हैं। शेल क्या है? एनर्जी लेवल है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स है। उन एनर्जी लेवल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास सब एनर्जी लेवल्स आते हैं। जो आपके पास सब एनर्जी लेवल्स हैं वो एस पी डी एंड एफ हैं। अब हम हर शेल में डिसाइड करते हैं, साइंटिस्ट ने हर शेल में डिसाइड किया कि हर शेल में कितने सब शेल्स हों। तो के में एक है एस, एल में एस एंड पी, एम में एस पी एंड टी। अब हमने क्या किया, अब एस तो तीनों में प्रेजेंट है। अब मैं आपके सामने एस या पी लिखती हूँ तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं किस शेल के सब शेल्स की बात कर रही हूँ? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इनके साथ इनके शेल नंबर लगा देते हैं, यानी 2s 2p 3s 3p। अगर आप सब शेल्स को उनके शेल नंबर्स के अलावा लिखोगे तो वो आपका गलत है। लाइक अगर m है तो m में आपके पास 3 सब शेल्स हैं, s p m p। तो मैं लिखूंगी 3s 3p 3d। सो ये 3 बेसिकली आपके पास आ जाते हैं जो आपके m शेल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट द सबशेल्स ऑफ एम शेल इन अ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। आपने बताना है कि जो सबशेल्स हैं इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के बारे में बताना, ठीक है? जैसे अब ये पार्ट मैंने आपको, जब हमने बहुत थ्योरी पढ़ी थी तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा हो है। एक इलेक्ट्रॉन, कि ये बात आप सबको याद है कि हमने बोहर में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। The more the distance between the nucleus and the electron, the more energy it contains. Or you may say that the distance between electrons and the nucleus is directly proportional to the energy. The more the distance, the farther the electron, the higher will be the energy it has. Alright, अब जब आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन तो शेल में प्रेजेंट है, तो हम ये कहेंगे कि एक शेल जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जब हम शेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के जो साथ वाला है वो हम के कहते हैं, उसके बाद वाले को एल, फिर एम, फिर एन कहते हैं। के एल एम एन हम इस तरह शेल्स को बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो एम शेल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, एन की कम। ओके, आई रिपीट कि फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास न्यूक्लियस है उसके अराउंड आपके पास शेल्स प्रेजेंट है। ओके सॉरी, उसके अराउंड आपके पास शेल्स प्रेजेंट है, तो जो ये वाला शेल है इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी और ज्यादा। शेल्स तक बात क्लियर होगी? अब शेल्स आगे सब शेल्स में प्रेजेंट है। अब जो ये वाला शेल है ये आगे 3 सब शेल्स में प्रेजेंट है, एस पी 3p एंड 3t। अब जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की कि अगर वो न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, अगर वो न्यूक्लियस से दूर है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। फिर हमने शेल्स की बात की कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो शेल्स में प्रेजेंट है, हमने बात की कि एक शेल अगर इलेक्ट्रॉन से करीब होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो एस पी एंड डी, अब हम यही बात हम सब शेल्स में अप्लाई कर रहे हैं कि एक सब शेल अगर तो वो न्यूक्लियस के करीब होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, अगर तो वो दूर होगा तो इसकी ज्यादा होगी। तो एस पी में सबसे पहले आपका 3s आता है, वो न्यूक्लियस के करीब होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, 3p की ज्यादा होती है, फिर 3d की सबसे ज्यादा। ठीक है,
बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपने क्या करना है, आपने ये देख लेना है, अगर तो वो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपने इलेक्ट्रॉन को भी इस हिसाब से क्या देना है, अगर वो शेल की बात करें तब भी आपने सेम करना है, और अगर वो सब शेल की बात करें तब भी आपने सेम ही करना है। आपने 3s having a greater energy than 3p, 3p having a greater energy than 3। इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास और आ जाए तो भी आपने उसे करना। लेट्स सी, उन्होंने पूछा नहीं हुआ बट हम कह देते हैं, मैं इसकी आपको करके दिखा देती हूँ कि 4s having a greater energy than 40, sorry, no, I think 3s having a lesser energy, क्योंकि 3s की कम है ना, ये साइन आएगा 3p having a lesser energy than 3p। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल n की करना चाहूँ तो 4s having a lesser energy than 4p and having a lesser energy than 4t and having a lesser energy than 4। ऑलराइट, लेकिन लेट्स से मैं आपको कहती हूँ कि मुझे इन दोनों शेल्स के बारे में बताएं। ऑफ कोर्स कि m ज्यादा करीब है, n दूर है, तो n की एनर्जी ज्यादा होगी, n हैज अ ग्रेटर एनर्जी देन। ऑलराइट, इसी तरह आपने न्यूक्लियस की बात हो, शेल्स की बात हो, तो आपने इसी तरह से कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अगर आपके पास एक एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हो if you don't know the number of electrons in it, okay, yes, we can identify, because जब आपने टॉपिक पढ़ा था यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें आपने बात की थी कि आप एक इलेक्ट्रॉन को किससे आइडेंटिफाई करते हो, बाय अ प्रोटॉन नंबर। तो यस, वी कैन आइडेंटिफाई, इट्स आइडेंटिफाई we can identify the atom, like whose atom is this, even though I don't know, I don't, it's don't know the number of neutron, because an atom's identity, because an atom's identity is its proton number. Like you can say an atom is identified by its proton number. Okay? अगर आपको एक एटम के ये नहीं पता कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप फिर भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसकी आइडेंटिटी को ले सकते हो, क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो आपको प्रोटॉन। ऑलराइट, देन आपके पास यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक्स हैव बीन मेड इन ईच एंड राइट करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। वो ये बात करते हैं कि 3 आपको उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई हैं, आपने ये बताना है कि इन तीनों में से गलती क्या है, और आपने इसको एक तो गलती बतानी है, मिस्टेक, यू हैव टू गिव अ मिस्टेक, एंड देन आपने ये भी बताना है कि आप इसको करेक्ट भी करके लिखना है। तो बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेक्ट वाले लिखते हैं, लाइक वी हैव 1s2, 2s2, 2p4 and 3p2। ऑलराइट, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है विच इज अ रॉन्ग, लाइक आई हैव टू मेंशन कि ये हमारे पास रॉन्ग है। हम इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, हमने अकोमोडेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन्स की सब शेल्स के अंदर, कि जो आपका s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जो आपका p है इट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, d है इट कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स, s है सो इट कैन अकोमोडेट 15। ठीक है, हमने ये पढ़ी थी, इस हिसाब से हम सारे देख लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने कहा कि p में 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं,
और एक और बात कि जब तक लेस 14 नंबर वाले को आप कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट वाले पे नहीं जा सकते। ये बात हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ी थी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक। ये जो आपका सबसे सिंपलेस्ट है, यानी जो पहला शेल होगा, सब शेल होगा, आपने उसको कंप्लीटली पे करना है, तभी आप नेक्स्ट पे जा सकते। अब जो पी है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, लाइक इट इज द 6 और ये वाला आपका फिनिश हो जाएगा। सो आपकी जो करेक्ट फॉर्म है इट्स 1s2 2s2 and 2p6 बिकॉज इट कैन अकोमोडेट द 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो आगे 4 करके हम नेक्स्ट पे नहीं जाए। सेम वाइज अगर आप नेक्स्ट लिखें तो नेक्स्ट आपका आएगा 1s2 2s2 2p sorry it's 2s1 let me write it आपके पास 2s1 and 2p1। सेम वाइज कि s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे तो पहले ये इसमें 2 अकोमोडेट होंगे और फिर वो नेक्स्ट में जाएंगे, तो इसके करेक्ट वाला होगा 1s2 and 2s। ऑलराइट, ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है जो उन्होंने दी है, ये हम कर आपने इसकी रीजन भी यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ। लाइक इसकी रीजंस क्या होंगी? द p orbital can accommodate 6 electrons, or you may also mention according to Aufbau principle, according to it orbital Aufbau principle, electron fill the lowest suborbital first and then move to the next and then move to the upper one। तो बेसिकली क्या होगा कि जो p ऑर्बिटल है, आप यहाँ पे रीजन क्या दोगे कि p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, और अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन सबसे कम लोएस्ट ऑर्बिटल में सबसे पहले फिल होगा एंड देन इट मूव टू द अपर। ठीक है, इसमें आप सेम रीजन लिखोगे, लाइक इसमें भी आपके पास सेम रीजन आएंगे, सेम रीजन, बट यहाँ पे हम एस ऑर्बिटल की बात करेंगे कि आपके पास एस ऑर्बिटल थे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम उन्हें छोड़ के नेक्स्ट पे मूव नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम एस को ही फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर एनर्जी, दोनों में से कौन सा कम। ये वही बात जब हमने एम वाले की एनर्जी को मेंशन किया था, तो वही बात कि आपने देख लेना है, 2 चीजों का कंपैरिजन आपको आए तो आपने ये देख लेना है कि दोनों में से न्यूक्लियस के पास कौन सा है और न्यूक्लियस से दूर कौन सा। जो आपको लगेगा कि कुछ न्यूक्लियस के पास है तो वो उसकी कम एनर्जी होगी, जो उससे जितना दूर होगा उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी हो। लेट्स से कि पहला पेयर है हमारे पास 2s एंड 2p, जो फर्स्ट पेयर है आपके पास दैट इज द 2s एंड 2। ऑफ कोर्स कि जब आपके पास सेकंड, अब तो दोनों सेकंड ऑर्बिटल, दोनों सेम ऑर्बिटल में है, सेम ऑर्बिट में है, दोनों एक ही ऑर्बिट में है, तो मतलब ये क्या, अगर वो चेंज ऑर्बिटल में, लेट्स से ये 3s होता और ये 2p। ऑलराइट, अब तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, ये दूर है, तो ऑफ कोर्स कि इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर ये सेम के होंगे, लाइक सेम के हैं, तो हमने देख लेना है कि s पहले आता है, p बाद में आता है, तो s की एनर्जी कम होगी, p की ज्यादा होगी। नेक्स्ट पेयर है आपके पास 3p एंड 2p,
3p, let's say 3p and 2p. ऑफ कोर्स कि 2p न्यूक्लियस के पास है, 3p दूर है, तो 3p की एनर्जी ज्यादा हो। रूल आपका यही है कि जो जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा। 3s एंड 4s आपके पास आ जाएगा, 3s एंड देन आपके पास आएगा 4s। तो ऑफ कोर्स कि 4s दूर है तो इसकी एनर्जी ज्यादा। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आपके मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ बोहर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इनके मॉडल बनाने हैं। बोहर ने आपको क्या कहा था कि आपके पास बेसिकली सेंटर में न्यूक्लियस होगा। आप न्यूक्लियस के अंदर मेंशन करोगे कि जो प्रोटॉन है वो 19 है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 19 है। लेट्स से मैं इसकी बात कर लेती हूँ, मेरे पास ये 19 है, प्रोटॉन मेरे पास 19 होंगे। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मेरे पास 19 आपने न्यूक्लियर के अंदर ड्रॉ कर लेने हैं। आपको इसको सर्कुलर बनाने हैं। आई कांट बी एबल टू ड्रॉ अ सर्कल, बट आपने कोशिश करनी है सर्कल। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करोगे, 1 एंड 2। सेकंड शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करोगे, जो कि सेकंड शेल में प्रेजेंट। 3 4 5 6 7। अब सॉरी, ये एक ही में आएगा। ऑलराइट, 8 to 10 एंड देन आपके पास 9 लास्ट वाले में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ इन केस आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, तो ये आप 9 इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट वाले में ड्रॉ सिर्फ फॉर द कंज्यूमिंग ऑफ टाइम। 4 5 6 7 8 एंड 9 आप यहाँ पे स्थान है। अब आप न्यूट्रॉन, ये तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि प्रोटॉन 19 होंगे। अब मैं न्यूट्रॉन, आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? आपने मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, इट बिकम्स 20। तो अब आपके पास न्यूट्रॉन नंबर कितने आएंगे, दैट इज द 20, और वो आप सेंटर में मेंशन कर। सेम वाइज आप यहाँ पे भी ऐसे करोगे। इस केस में एटॉमिक नंबर 14 है, आप मेंशन करोगे कि प्रोटॉन 14 है। लास्ट पे सर्कल्स में आप 14 इलेक्ट्रॉन बना दोगे, पहले में 2, पहले शेल में 2, देन 8, अब वहाँ पे 10 हो जाएंगे, लास्ट वाले में आप 4। देन मैस आपका 28 है, 28 में से आप 14 माइनस करोगे तो वो आपके पास 14 ही आ जाएगा, और 14 आपका न्यूट्रॉन नंबर है जो कि आप प्रोटॉन के साथ ही। नेक्स्ट आपके पास आर्गोन आएगा। आर्गोन में एटॉमिक नंबर 18 है, 18 आपके पास प्रोटॉन होंगे। आप दरमियान में सर्कल न्यूक्लियस ड्रॉ करोगे और उसमें आप प्रोटॉन मेंशन कर दोगे कि वो 18। मैस नंबर 39 है, 39 माइनस 18, तो वो आपका न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। न्यूट्रॉन आप प्रोटॉन के साथ ही मेंशन कर दोगे कि कितने। देन आपके पास आर्गोन आपके पास इलेक्ट्रॉन है कि तो जितने प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर है उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो आप लास्ट पे 18 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर। ऑलराइट, देन आपके पास आता है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एटम्स, कि आपके पास एटम है और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। लेट मी डिस्कस वन बाय वन। S28 and 40. So we have a silicon and it has a 28 mass number and 14 atomic number. आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन कितने हैं, 40। अब हम 14 प्रोटॉन अकोमोडेट करते हैं। फर्स्ट आपके पास शेल आ जाएगा के वाला, उसमें एक ही सब शेल होता है 1s। एस में आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन। देन मेरे पास सेकंड सब शेल आता है विच इज हैज 2s एंड 2p। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देन मेरे पास थर्ड शेल आता है विच इज द 3s
3p and 3d। मैंने 14 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। मेरे पास अगर मैंने काउंट करूँ तो 10 है, देन मेरे पास 14 रह जाएंगे, लेकिन एस में तो 2 ही आ सकते हैं, बाकी मेरे पास 2 रहेंगे और वो मेरे पास पी आ जाए, पी में आ जाए। ऑलराइट, और इसमें कोई आए नहीं तो मैं सिंपली इसको इरेज कर। नेक्स्ट वन आपके पास मैग्नीशियम 24 एंड 12। नेक्स्ट वाला आपके पास इट्स मैग्नीशियम 24 एंड 12। बिल्कुल सेम वाइज आपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। 1s2, दूसरे शेल में आएंगे 2s2, 2p6, ये मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 6 + 4 8 एंड देन 2 10, और 3s2 आपके पास आपने 12 इलेक्ट्रॉन्स कम्यूटेट कर। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एल्यूमिनियम विच हैज 27 एंड 13। What happened? एल्यूमिनियम 20, आपने मैथ नंबर के अकॉर्डिंग नहीं करनी है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करनी है। एटॉमिक नंबर आपको लास्ट में मिलेगा विच इज 30। तो यू विल हैव टू से इट्स 1s2, देन आपके पास सेकंड ऑर्बिटल आ जाएगा, इट्स 2s2, इट्स 2p6, इट्स 3s2। यहाँ पे आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, देन आपके पास एक बन जाएगा, इट इज 3p1। ऑलराइट, देन आपके पास नेक्स्ट आएंगे आर्गॉन। आर्गॉन में 18 है, ये सबसे लास्ट है, लाइक आई हैव टू राइट। आपके पास आर्गॉन, आर्गॉन argon has an 18 electron, so you have 1s2 parachute, second shell के orbitals 2s2, 2p। okay, I think I need to write it again if more clearly। आपके पास it's 1s2, 2s2, 2p6, ये आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इट्स 6। वेयर इज माय पर्स? इट्स 3p6। आपने 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करनी है, इट बिकम्स 6 + 2 8, 8 + 6 become 14। let me count it again, 10, 10 + 2, एक आपके देखिए 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 एंड 12 + 16 18। इसी तरह आपने इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग पूरी करनी है, जहां तक आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड हो जाएंगे वहां पर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एंड हो